Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend Rahul Jaiswal. फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन लेक्चर वीडियो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारा नया बैच के साथ चल रहा था, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर का लगातार तीसरा लेक्चर आज हम लेकर आ गए हैं और आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने बहुत अच्छी तरीके से आपकी पहली लेक्चर और दूसरे लेक्चर की शुरुआत की है और इतना क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि यार आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बट यहां पे एक और चीज, ये मैंने बोला रिवाइज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ऑलरेडी यार हमने आपका पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने जो है ना आप लोगों के लिए पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, चाहे 9th की बात करूं, 8th 7th की बात करूं या फिर 11th स्टैंडर्ड की बात, ये सभी बच्चों के लिए हमने पूरा जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते, खासकर 10th के लिए अगर मैं बोलूं, आप लोग 10th के स्टूडेंट हो तो आपके बारे में बोलूंगा, जैसे कि मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज कंप्लीटेड है। ठीक है ना? आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो शायद नए होंगे, इसके लिए मैं आज स्टार्टिंग का 10 से 20 सेकंड ले रहा हूं दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियोस भी देखोगे व्हाइट बोर्ड वाले, और ये जो नया बैच चालू किया हो ये भी वीडियोस को उतना ही प्यार दोगे जितना पहले आप मुझे दे रहे थे। ठीक है, मेहनत कंटिन्यू करेंगे, इतना मैं वादे के साथ कह सकता हूं। हर एक चीज क्वालिटी के साथ आएगी, बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, अगर हम आपके लिए जितना भी एफर्ट डाल सकेंगे डाल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज तो प्लीज लाइक करते जाना इस वीडियो को, या फिर जितने भी वीडियोस आप देखते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, क्योंकि जो हमने ड्रीम देखा है हर एक बच्चे तक पहुंचने का, महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशन लाने का, वो आप लोग ही साकार कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है, चलो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो आगे की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब इवोल्यूशन जो हमने पढ़ा था वो हम लोग ने पढ़ा था कि किस प्रकार हमारा पृथ्वी बना, वो भी हमने स्टोरी बताया था बिग बैंग थियरी का। ठीक है, नहीं देखा है तो जाके लेक्चर देख लो, बहुत मजेदार लेक्चर है। इवोल्यूशन का मैंने बताया था कि अर्थ बना, अर्थ के अंदर कैसे छोटे छोटे पहले क्या है, एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स के बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना, ऐसे कई सारी चीजें हमने बताई, आपको थोड़ा सा स्टोरी बताया था। तो उसी को लेके देयर आर सो मेनी थियरीज, दैट इज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था कि देयर आर सो मेनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन। एंड वही थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। एंड उसके बाद ये जो इवोल्यूशन आया, क्या सबूत है कि इंसान पहले बंदर थे? कुछ तो सबूत होगा। या फिर क्या सबूत है कि जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, इनका कहीं ना कहीं आपस में लेना देना है, इनके कुछ कॉमन एंसेस्टर्स हुआ करते थे। क्या सबूत है? तो कुछ एविडेंस मिले होंगे। जैसे कोर्ट में हमको कोई भी साबित करना होता है तो हम सबूत मांगते हैं। कोर्ट क्या मांगते हैं? सबूत। तो हमको भी सबूत मांगता है यहाँ पे, तो हम सबूत पेश करेंगे आपके सामने, एविडेंसेस जिसको बोलते हैं एविडेंस। तो वो सब एविडेंस की बात करेंगे। ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत मजेदार लेक्चर होगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो यानी कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ इवोल्यूशन हमको एक चीज पता है कि यह थियरी में बोला गया है कि जो सबसे पहला लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आया, वो आया प्रोटोप्लाज्म कैटेगरी का। ठीक है, क्या आया? वो आया दोस्तों प्रोटोप्लाज्म कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म। अब ये सबसे पहला लिविंग मटेरियल था हमारे पृथ्वी के ऊपर, और ये कहां पाया गया? ये कोई जमीन पर नहीं पाया गया, ये पाया गया दोस्तों ओशियन के अंदर, समुद्र की गहराई में पाया गया। ठीक है, ओशियन के अंदर क्या है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, इट वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते गए तो क्या होने लगा कि टाइम बाय टाइम चेंज होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। एंड ये जब चेंजेस आने लगे तो जो भी ये प्रोटोप्लाज्म मिला, दैट वाज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना। ये क्या था? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, अब उसके आसपास बहुत सारे क्या है, सराउंडिंग्स है, उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास का क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, उसके आसपास का एलिमेंट्स, उसके आसपास का केमिकल कॉम्पोजिशन, वो सभी लोग ने इसके ऊपर क्या डाला होगा, एक तरीके से इफेक्ट डाला होगा, परिणाम आया होगा। तो उसी इफेक्ट की वजह से, उसी परिणाम की वजह से ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था, ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए, इनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन होने लगा, मल्टी सेलुलर बनने लगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंपल होते थे अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने लगे। एंड धीरे धीरे ये जो चेंजेस हुआ ना, ये चेंजेस कोई 1 साल 2 साल 10 50 100 साल का खेल नहीं था, ये था दोस्तों लगभग 300 से 350 करोड़ साल। सोचो दोस्तों, यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आज से लगभग 300 350 साल पुरानी बात है, 300 350 करोड़ साल पुरानी बात है। और ये धीरे धीरे जो ईयर बाय ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंजेस आता गया, तब जाके बना है एक ह्यूमन बीइंग, तब जाके बना है ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन। और आज देख सकते हो कितना ज्यादा तादाद में हम बैठे हैं, और आज क्या नहीं कर सकते, हम दूसरे प्लैनेट्स पे भी जा सकते हैं, इतना तरक्की हमने कर ली है। ठीक है, साथ ही में ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो भी हो रहा है प्लांट्स एंड एनिमल का, ये कैसे हो रहा है? ये पुराने एंसेस्टर से हो रहा होगा। क्योंकि देखो हम सभी के एक पूर्वज थे। कौन थे? हम ह्यूमन बीइंग, जितने भी आप हो, मैं हूं, पापा मम्मी है, जो भी है, हम सभी के एक पूर्वज थे। कौन थे? बंदर। ठीक है ना? कुछ लोग को अगर बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा,
तू बंदर की क्या बोलते हैं उसको, बंदर की फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा अगर किसी को आप बोलो तो वो चिढ़ जाएगा, गुस्सा करेगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से बोला जाए कि नहीं भाई, बंदर की फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर केम फ्रॉम मंकी ओनली, लेम्यूर से आए हम लोग, लेम्यूर से, ठीक है ना। रामापिथेसस, ऑस्ट्रेलोपिथेसस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। लास्ट में एक टॉपिक है बहुत मजेदार है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, जो कि अगला लेक्चर या फिर उसके अगले लेक्चर में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। बहुत मजेदार है, पढ़ना जरूर, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला विद डायग्राम, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो चेंजेस हुआ है ना, ये 350 साल पुरानी बात है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस हुआ, और ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, और ये एंसेस्टर्स की वजह से हो रहा है, जिनका जो स्ट्रक्चर था या फिर जो फंक्शन था वो अलग अलग था। क्योंकि हो सकता है कुछ पुराने एंसेस्टर्स का जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर था वो अलग हो, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आए उसके बाद वो अलग हो जाए। तो इस प्रकार से जनरेशन बाय जनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेस आता गया उसके अंदर, और यही जो एक पैटर्न है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इवोल्यूशन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, करेक्ट है, इस चीज को इवोल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा बात करूं कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसके ऊपर लाखों कहानियां बनी है, और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ माइथोलॉजिकल है, कुछ साइंटिफिकली है, बहुत सारी चीज है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत सारी जो है, बहुत सारे इसमें एविडेंस मिले होंगे, क्योंकि देखो आप कोई भी थ्योरी बनाओगे तो एक सबूत के आधार पे बनाओगे। जैसे अगर कोई कोर्ट होता है तो वो सबूत के आधार पे फैसला लेता है। सेम हमने, इंसानों ने जब थ्योरी बनाई, साइंटिस्ट लोग ने थ्योरी बनाई, तो उनको कुछ सबूत मिले होंगे, कुछ एविडेंसेस मिले होंगे। तो कौन कौन से एविडेंस है भैया? तो बहुत सारे एविडेंस है। जनरली वी हैव टू डिस्कस 5 to 6 एविडेंसेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन आज हम 3 ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एविडेंसेस है। सबसे पहले बात करूंगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। फिर होता है एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चर वाइज कहता है एनाटॉमिकल एविडेंस। फिर उसका है वेस्टिजियल ऑर्गन, कुछ ऐसे ऑर्गन जो यूज के नहीं है हमारे शरीर के अंदर या फिर कोई भी शरीर के अंदर। चौथा है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पांचवा है कनेक्टिंग लिंक, एंड छठा है एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो के अंदर ही कैसा कैसा एविडेंस है। तो ये टोटल 6 टाइप के एविडेंसेस है जो हमें पढ़ना है। तो आज के दिन इस लेक्चर के अंदर, ज्यादा लंबा तो लेक्चर हम बनाते नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यही कोशिश करवाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं रोज एटलीस्ट 15-20 मिनट भी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे हमारे लेक्चर्स 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख रहे हो, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट 1 घंटा आपने एक सब्जेक्ट में दिया। तो वैसे 2 से 3 वीडियो, 2 से 3 घंटा आपका, सोचो एक एक दिन में 2 से 3 से सब्जेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मिलता जाएगा। और ये सब चीज के ऊपर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल के कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये चीज हो गया टोटल 6 टाइप के एविडेंसेस। तो हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो सबसे पहला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का, जो कि है दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको मीनिंग समझाया अभी, क्या है मॉर्फोलॉजिकल का मतलब? मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग मतलब ये होता है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है। जैसे कि आप लोग अगर मुझे जज करना चाहोगे तो मेरा बाहर से कैसा दिख रहा हूं मैं, आप बोलोगे कि सर राहुल सर एक ऐसे प्राणी है, प्राणी हूं ना मैं, एनिमल ही हूं ना एक तरीके से, वी ऑल आर एनिमल्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स ही होते हैं। तो एक राहुल सर एक ऐसे एनिमल है जिनकी आंखें थोड़ी छोटी है, दाढ़ी रखते हैं, हाइट थोड़ी 5.67 इंच तक है, ठीक है ना, वेट होगा 60-65 केजी के आसपास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाहर से कैसा दिखने में लग रहा है वो आप बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, ठीक है ना। हेयर स्टाइल ऐसा रखते हैं, कभी कभार कोट पहन के आ जाते हैं, पहले नहीं पहनते थे, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब यहां तो हो गई मजाक वाली बात, लेकिन सीरियसली अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी एनिमल को आप देख रहे हो, कोई भी प्लांट को आप देख रहे हो, तो उसका एक बाहर से दिखने में अपीयरेंस कैसा है, दैट इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। बाहर से सबूत क्या दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने मिल जाएगी अगर हम उनको आप बाहर से गौर से देखोगे तो। ऊपर से बनावट जो है उनका, वो अगर आप देखोगे तो उनके अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर सिमिलैरिटीज देखने मिल जाएगी। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, मुंह का पैटर्न आप देखो। जैसे मैंने 2 एनिमल लाए, एक यहाँ पे फॉक्स है, वुल्फ बोल लो, या फिर एक शिप है, या फिर कोई भी ले लो, काऊ ले लो, बफेलो ले लो, ठीक है ना, ठीक है ना, डॉग ले लो, वुल्फ ले लो, ऐसे कई सारे एनिमल्स आप देखोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ होता है, जो मुंह होता है ना, वो लगभग सेम है, मिलता जुलता है। देखो इसका मुंह भी ऐसा ही है, इसका मुंह भी ऐसा ही है, दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका मुंह भी इस प्रकार है, इसका भी मुंह इस प्रकार ही है, नाक भी जस्ट इसके ऊपर ही है, नाक भी जस्ट इसके ऊपर ही है, ठीक है ना। मुंह भी देखो इस प्रकार खुला है, यहां भी इसका भी मुंह इस प्रकार खुला है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे एनिमल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% सबका सेम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स आप देखोगे तो उनके जो फेस का जो ये है दिखने में, जो दिख रहे हैं वो लोग, स्ट्रक्चर ऑफ जो माउथ है, माउथ मतलब फेस नहीं, मैं बात कर रहा हूं खाने वाला मुंह, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम देखने मिलेगा। साथ ही में आईज पोजीशन आप देख लो, इसका भी देखो आईज पोजीशन इस साइड है, इसका भी इस साइड है, यहां पे भी आप देखो इसका इस साइड है, और बीच में आप देखोगे तो यहां पे इसका क्या है, नाक है। समझ में आ रहा है?
तो लगभग है, हो सकता है इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन लगभग आप देखोगे कि जो आईज पोजीशन है ये भी आपको सेम सेम देखने मिल रहा है। नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, नॉस्ट्रिल मतलब नाक का स्ट्रक्चर, ये भी यहां पे था, ये भी यहां पे था, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। फिर ईयर पिन्ने की बात करें, जो कान होते हैं ईयर पिन्ने किसी किसी एनिमल्स के बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो यहां पे आप देखोगे इसके कान भी बाहर की तरफ है, इसके कान भी जो है बाहर की तरफ है। यानी कि इससे मुझे क्या पता चला दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या सबूत मिल गया साइंटिस्ट लोग को कि वो बोल सकते हैं कि इन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन है, या फिर ऐसे टाइप के एनिमल्स का आपस में कनेक्शन है। तो कैसे पता चला, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात हो रही थी, तो क्या बता रहा था, ये बता रहा है कि इनके बॉडी के बनावट में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, एंड उसी सिमिलैरिटी के आधार पे हम बोल सकते हैं कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे, इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे, और उन्हीं के जनरेशन बाय जनरेशन एडाप्टेशन और चेंजेस होने के वजह से, इवोल्यूशन होने के वजह से ये लोग आए होंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे काऊ और बफेलो दिखने में सेम दिखते हैं, स्ट्रक्चर खाली कलर का फर्क होता है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लगभग सेम होते हैं, थोड़े भैंस ज्यादा थोड़े से और मोटे होते हैं, गाय थोड़े पतले होते हैं। ठीक है ना। फिर आप वुल्फ देख लो, ठीक है ना, फिर कैट देख लो, ठीक है ना, कैट एंड टाइगर देख लो, कैट बिल्ली भी सेम दिखती है, टाइगर भी सेम दिखता है। फर्क कितना है कि टाइगर एक बहुत ज्यादा कार्निवरस एनिमल है और कैट जो है वो नॉर्मल एनिमल है। ठीक है, बहुत ज्यादा कार्निवरस नहीं है, छोटे मोटे जानवर को, चूहे वगैरह को खाती है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है साइज का फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न जो है आप देखोगे तो सेम है। तो ये क्या बताता है, इससे ये पता चलता है कि कैट और टाइगर भी कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज होंगे कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। और ये बायोलॉजी में हमने पढ़ाया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में एक चैप्टर है कि इन दोनों की जो फैमिली है वो सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हम लोग को पढ़नी है। सेम उसी प्रकार एनिमल्स में जो हमने पढ़ा, प्लांट्स में भी कुछ चीजें सेम हो सकती है। प्लांट्स शो सिमिलैरिटीज लाइक लीफ शेप, कुछ पत्ती देखो, जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट्स लाए, मैंगो ट्री है, ये कौन सा है, चीकू पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज का जो पत्ती का जो शेप है वो ऐसा है, इसका भी जो पत्ती का शेप जो है वो ऐसा है। मतलब आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीफ का जो शेप होता है वो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो लीफ का जो शेप है वो सेम है। उसके अलावा लीफ विनेशन, विनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पत्ती है मेरे पास, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं विनेशन। ये अंदर जो लाइनिंग्स मैंने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं विनेशन। तो ऐसे बहुत सारे और पत्ती होती है जिनके विनेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स ऐसे भी होते हैं जिनके विनेशन सेम होते हैं। लीफ के जो अंदर के विनेशन होते हैं ना, वो रेटिकुलेट हो सकते हैं या फिर पैरेलल विनेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है 7वीं 8वीं में। लीफ पेटियोल, लीफ का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जिसको जहां से लीफ शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट पिटियोल, तो वो भी लगभग सेम होता है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार एनिमल के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही थी, उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के अंदर, प्लांट्स के लीफ के अंदर भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिमिलैरिटीज हमें ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन सब के जो ओरिजिन होगा ये सेम होगा, एंड इट मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर। मतलब इनके भी जो पूर्वज रहे होंगे, चाहे वो एनिमल्स के हो चाहे वो प्लांट्स के हो, इनके जो पूर्वज रहे होंगे ये कहीं ना कहीं सेम होते होंगे, कॉमन एंसेस्टर होते होंगे। यानी एनिमल्स के लिए उनके कुछ कॉमन होते होंगे, प्लांट्स के लिए उनके कुछ प्लांट्स के कॉमन एंसेस्टर होते होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी बाहरी रूप से दिखने का जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, मॉर्फोलॉजिकल चीज है, इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा आपको पढ़ के, उम्मीद करता हूं। ये था हमारा पहला टाइप का एविडेंस। चलिए दूसरे के ऊपर, ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है दूसरा टाइप का एविडेंस। क्या बोलता है, एनाटॉमिकल एविडेंस। अब ये इसका मतलब क्या है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसका एनाटॉमी ठीक नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो कोई भी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, अंदर से बनावट होता है, तो स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ बॉडीज इज नथिंग बट द एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे एविडेंस। तो जैसे कि बात करूं कि मॉर्फोलॉजी का हमने देखा कि बाहर से दिखने के हिसाब से बहुत सारे जानवर, एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, इनमें कुछ ना कुछ हमें सिमिलैरिटीज देखने मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिनको आप मॉर्फोलॉजिकली देख लो, यानी बाहर से आप देख लो तो उनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी आपको देखने नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो सिमिलैरिटी, बाहर से एकदम देखने में अलग, कोई किधर, आप जमीन आसमान का फर्क बाहर से दिखने में। लेकिन अगर हम लोग उनके अंदर की बात करें, मतलब उनके बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें जो अंदर से अरेंज है, एनाटॉमिकल अरेंज है, उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन हैंड, यहां पे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल, ये ह्यूमन का हैंड है। दूसरा है कैट्स का फोरलेग, ये कैट का आगे का पंजा है, लेग है। ठीक है, कैट का फोरलेग है। फिर पैटाजियम ऑफ बैट, बैट का पंजा, पूरा हाथ उसको पैटाजियम कहते हैं। ठीक है, और चौथा है फ्लिपर ऑफ वेल, ये वेल का फ्लिपर है। ठीक है ना, तो यहां पे चारों को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मॉर्फोलॉजिकली आप देखो, ये चारों को बाहर से देखो, चारों के चारों अलग दिखेंगे। करेक्ट है, चारों के चारों लोग का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग दिखेंगे, मतलब मॉर्फोलॉजी के देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट यहां पे लॉजिक ये है कि अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें, यानी स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो कहीं ना कहीं आप देखने मिल जाएगा कि देखो इनके जॉइंट सेम है,
इनके जो हाथ का वृष्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेम आ रहा है, देखो जॉइंट सेम है, तो यहाँ पे भी वही बता रहा है, बट देयर इज ए सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। इनके बोन के स्ट्रक्चर को देखो, जैसा इसका यहाँ पे जॉइंट हो रहा है वहां पे इसका भी जॉइंट हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो इस प्रकार जॉइंट हो रहा है, देखो इस प्रकार जॉइंट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स ऑफ बोन की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करूं, ये कहीं ना कहीं क्या है, सेम है। तो ये क्यों सेम हुआ, कहीं ना कहीं इसका एक पूर्वज के साथ नाता होगा। ये सभी का मतलब ये जितने भी जानवर आए होंगे इनके हो सकता है एक ही पुराने एंसेस्टर हो, करोड़ों करोड़ों साल पहले, और उसी से ये अडॉप्ट होते होते अलग कैटेगरी में चला गया। एक बन गया वेल, एक बन गया बैट, एक बन गया कैट और एक बन गया ह्यूमन। इसी प्रकार से एडाप्टेशन हुआ होगा ना, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि इसीलिए हमें यह पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि इनके पास भी कॉमन एंसेस्टर हुआ करते होंगे। क्लियर है। और यही जो बाहरी रूप से जो स्ट्रक्चर वाइज जो हमें सबूत मिला, इसी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमिकल एविडेंस, जो कि हमारा दूसरा टाइप का एविडेंस था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं। आज का आखिरी टॉपिक, इसको समझ लो, बहुत मजेदार है, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो तीसरा जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये भी बहुत मजेदार एविडेंस है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो यूजलेस है। यूजलेस ऑर्गन हमारे शरीर में है, एनिमल्स के शरीर में है, लेकिन इट इज नन ऑफ यूज, वी कांट यूज इट। ठीक है, अब कौन से होते हैं मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको समझो, ये यूजलेस ऑर्गन भी हो सकते हैं, कभी कभी ये डीजनरेटेड होते हैं, मतलब जनरेट नहीं हुए प्रॉपर तरीके से, या फिर मैं बोलूं तो अंडर डेवलप है, अच्छे से डेवलप नहीं हुए, अंडर डेवलप ऑर्गन है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स होता है, टेल बोन कॉक्सिक्स बोलते हैं, विजडम टीथ होता है, ईयर पिन, ये चारों के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक और चीज है कि सबसे पहले ये जो ऑर्गन्स थे या फिर है अभी भी, ये ऑर्गन्स का एक टाइम पे इस्तेमाल होता था, ये ऑर्गन्स का कभी ना कभी इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन इवोल्यूशन होता गया, एडाप्टेशन होता गया, इसका यूज होना ऑलमोस्ट ना के बराबर या फिर बंद हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है यूजलेस ऑर्गन या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, सबसे पहला लेता हूं मैं एग्जांपल अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहां होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, जो कि लगभग यहां पे प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये अपेंडिक्स का यूज एक्चुअल में होता था कि जब हम पूर्वज होते थे, जब हम स्टोनेज मैन हुआ करते थे, तो हम कुछ भी कच्चा खाते थे, चाहे वो मांस खाते थे, किसी को जानवर को मार के खाते थे कच्चा, या फिर कुछ भी पत्ती वगैरह होती थी, प्लांट्स वगैरह होते थे, तो कच्चा खाते थे। तो वो कच्चे चीज को पचाने के लिए जिसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, कच्चे चीज के अंदर नॉर्मली खासकर प्लांट्स वाली चीज के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो उसको पचाने के लिए हमें ये अपेंडिक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्रूट छोड़ के हम लोग कोई भी चीज कच्ची नहीं खाते हैं, और फ्रूट्स बहुत इजीली हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो उसको पचा लेता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो ये जो ऑर्गन था ना अपेंडिक्स, इसका यूज ही नहीं होता है, बिकॉज सेल्यूलोज हम डायरेक्ट इंटेक कर ही नहीं रहे, सब चीज पका के खा रहे, तो इसका यूज नहीं है। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया हमारे लिए, वेस्टिजियल हो गया। ह्यूमन बीइंग जनरेशन बाय जनरेशन हजारों सालों से ये चलता आ रहा है और हमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसके लिए वेस्टिजियल हो गया। टेलबोन, हमारा पहले पूंछ हुआ करता था, हमारा पहले पूंछ हुआ करता था, बंदर की पूंछ हुआ करता था। तो पूंछ कहां से निकलेगा, बोन से अराइज होगा। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहां पे खत्म होती है ना पीछे की तरफ से, वहां पे एक लास्ट में एक बोन होता है। अगर आप पीछे की तरफ हाथ लगाओगे, कोई शर्म की बात नहीं है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पीछे की तरफ अगर आप हाथ लगाओगे, तो जहां पे रीढ़ की हड्डी आपकी खत्म हो रही है, टच करके फील करके देखो, जहां पे भी आपकी रीढ़ की हड्डी टच हो रही है, खत्म हो रही है, वहां पे आपको एक छोटा सा बोन जैसा महसूस होगा। और जब आप बंदर हुआ करते थे आज से करोड़ों साल पहले, तो वहीं से वो पूंछ निकल के आता था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था, टेल बोन। और टेल बोन को कहा जाता है कॉक्सिक्स। क्या कहा जाता है, कॉक्सिक्स कहा जाता है। अब यहां पे सुनो मजेदार बात, लेकिन हम जब बंदर थे तो हमें यूज था मक्खी वक्खी भगाने के लिए, हम लोग ऐसा पूंछ को हिलाते थे जैसे गाय लोग हिलाते हैं ना, गाय और बफेलो लोग हिलाते हैं। लेकिन हमको यूज था क्या, नहीं। धीरे धीरे जब जनरेशन बाय जनरेशन इवोल्यूशन आया तो हमें कोई यूज नहीं था उसका, तो इसके लिए धीरे धीरे वो टेल बोन जो है, सॉरी टेल जो पूंछ जो है हमारी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती गई, छोटी होती गई, और एक टाइम आया कि पूरी की पूरी पूंछ गायब हो गई और सिर्फ बच गया हड्डी, क्योंकि हड्डी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ अभी तक हमारे इंसानों का, सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है, बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो धीरे धीरे सेम ही है बंदर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे। तो ये टेलबोन अभी भी है, तो इससे पता चलता है साफ कि यार हम भी पूर्वज में बंदर ही हुआ करते थे, हमारी भी पूंछ हुआ करती थी, तभी तो है ना टेलबोन। नहीं तो टेलबोन का क्या काम, हमें टेलबोन का क्या काम, इससे पता चला ना कि हम भी बंदर हुआ करते थे, तो ये भी साबित हुआ। विजडम टीथ, आज के डेट में एक और है, अगर हमारा लास्ट वाला दांत जिसको बोलते हैं अक्कल दांत बोलते हैं, अक्कल दांत, कभी मम्मी पापा को पूछना अक्कल दांत क्या होता है। जो हमारा 32 जो 32 दांत बोलते हैं ना, तो 32 मतलब ऊपर के 2 और नीचे के 2, टोटल 4 दांत ऐसे होते हैं जो एकदम लास्ट में उगते हैं, और किसी किसी का तो आफ्टर द मेच्योरिटी यानी 18-20 साल के बाद उगता है, और बहुत दर्द करता है उगता है, तो एकदम मसल्स को फाड़ के निकलता है, तो उसको बोलते हैं विजडम टीथ। तो विजडम टीथ तक ना हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, वो स्टार्टिंग के दांत से ही खाते हैं, लास्ट तक खाना पहुंचता ही नहीं है, मतलब उसका कुछ काम ही नहीं है, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, उसका चबाने से कोई लेना देना है ही नहीं, इसके लिए वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। चौथा ईयर पिन, कान आप देखोगे
हमारे कान ये है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। किसी किसी एनिमल्स के बड़े होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उसको यूज करते हैं एज ए कुछ मॉस्किटो या फिर कुछ मक्खी वगैरह भगाने के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, नन ऑफ यूज हो गया, इसके लिए उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। ये 3 वेस्टिजियल ऑर्गन्स, माफ कीजिएगा, ये 3 एविडेंसेस हमने पढ़ लिया है। सबसे पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा पढ़ा एनाटॉमिकल एंड तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन। वैसे और 3 है, पैलेंटोलॉजिकल है, एम्ब्रियोलॉजिकल है, कनेक्टिंग लिंक है, ये सब पढ़ेंगे, बहुत मजेदार होगा। लेकिन आप लोग बस बने रहना, हमारे अगले लेक्चर का लेक्चर नंबर 4 होगा, उसका इंतजार कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियोस में लाने वाला हूं, ठीक है? तो बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही है। वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।